तो हम लोग आज बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई के वेबसाइट पर लगा दिया गया है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा लगाया गया है। तो एक एक करके क्वेश्चन पर बात करेंगे। 3 गो एमसीक्यू है और उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ तुम लोग के स्क्रीन पर है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको। चलो ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 सबके स्क्रीन पर है। जल्दी से ABCD, यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उसमें आंसर करना है। 1 2 3 4 में आंसर करना है। ठीक है, 1 2 3 4 में आंसर करना है। बात कर लीजिए। चलो, किसी का कमेंट अभी तक नहीं आया है? चलो, सुप्रिया का 3 आया है। रुपेश का C आया, आदित्य का भी 3 आ गया। चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट? सिंपल डिस्प्लेसमेंट का इसमें एग्जांपल कौन है? तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल 3 है। द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन? इसमें से कौन सा ऑल केमिकल रिएक्शन का नेसेसरी कंडीशन है? 1 2 3 4। पहला ऑप्शन तुम्हारा बता रहा है द रिएक्टेंट शुड बी सेम इन स्टेट। दूसरा बता रहा है एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट। तीसरा बता रहा है रिएक्टेंट शुड बी इन सेम टेम्परेचर। और चौथा बता रहा है देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 सबके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, इसमें से तुमको आंसर करना है कोई भी दो। एक, ठीक है। चलो, 3 का B, 3B लिख रहा है। चलो, 4 सुप्रिया का है। देखो, हाँ ठीक है, जिसका जो भी आंसर आया ठीक है, अब अपना अपना सब सोच लो आंसर। हम इसके आंसर पर बात करते हैं। द रिएक्टेंट शुड बी इन सेम स्टेट। पहला तुम्हारा जो ऑप्शन बता रहा है वो ये बता रहा है कि रिएक्शन सेम स्टेट में रहेगा, जो कि गलत बात है। रिएक्शन का सेम स्टेट में होना जरूरी नहीं है। तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट इज द फॉलोइंग इन नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन सा नेसेसरी कंडीशन है? पहला बता रहा है कि रिएक्टेंट सेम स्टेट में होना चाहिए, नहीं होता है। एग्जांपल है तुम्हारा लोहा। लोहा सॉलिड है और उसके ऊपर रिएक्ट कौन करता है? पानी। तब ना जंग लगता है लोहा के ऊपर, तो लिक्विड है, तो सेम स्टेट में होना जरूरी नहीं है। तो एक गलत हो गया। 2 पर आओ। एनर्जी शुड बी सप्लाइड इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एनर्जी सप्लाई करते हैं, ऐसा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किया जाता है, सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किया जाता है। तो ये सब में नहीं किया जाता है। बहुत एनर्जी रिएक्शन में एनर्जी खुद निकलता है बाहर की तरफ। तो 2 भी गलत हो गया। 3 नंबर में बोल रहा है रिएक्टेंट शुड बी इन सेम टेम्परेचर। रिएक्टेंट को हमेशा सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए, गलत बात है। कोई भी कम या ज्यादा हो सकता है टेम्परेचर, कोई इशू नहीं है। लेकिन चौथा नंबर बोल रहा है फिजिकल कॉन्टेक्ट रिएक्टेंट के बीच में होना चाहिए। 2 रिएक्टेंट अगर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। 4 नंबर एकदम सही है, तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। ये लास्ट एमसीक्यू है यहां पर, उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसमें तुमसे पूछ रहा है गिवन बिलो इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है इधर, वही कुछ नहीं। हाँ ठीक है, लेड नाइट्रेट है। यहां पर तुमको रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन भी लिखा हुआ है। टू वही जो है तुम्हारे बुक का ही रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है और उसमें कुछ जरूरत भी नहीं है रिएक्शन देखने का, लिखा हुआ है। अब सब तुम पढ़ो यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज द कॉफिशियंट ऑफ पीबीओ और NO2 ऑफ द इक्वेशन 2 and 4? देखो, पीबीओ के आगे 2 लगा हुआ है, NO2 के आगे में 4 लगा हुआ है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये तुमसे पूछ रहा है कि इसका कॉफिशियंट क्या बताता है। साहिल भी लिखा है, बाकी जो भी है, जिसका जो आंसर आ रहा है वो अपना लिखो। 4 ऑप्शन तुमने सामने दिया हुआ है, ये क्या बताता है? किसी भी रिएक्टेंट के आगे, जैसे पीबीओ के आगे में 2 लगा हुआ है, या NO2 के आगे में 4 लगा हुआ है, या तुम आगे में देख लो, जहां रिएक्टेंट साइड में देख लो, वहां पर PbNO3 का होल ट्वाइस जो है उसके आगे 2 लगा हुआ है। तो सवाल है कि ये 2 2 4 जो आगे में लगा होता है, ये क्या दिखाता है? चलो, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, B और C आ रहा है। तो देखो,
जो आगे में लगा होता है वो नंबर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड इन टू सब्सटेंस, वो मोल को बताता है कि कितना मोल सब्सटेंस है, समझ रहा है। जो आगे में लगा हुआ होता है जब बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, जैसे NO2 के आगे में 4 लगा हुआ है, PbO के आगे में 2 लगा हुआ है, तो वो मोल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा कि कितना मोल PbO है, तो 2 मोल PbO, मोल मतलब मॉलिक्यूल्स तुम समझ लो, PbO का 2 मॉलिक्यूल्स है, NO2 का 4 मॉलिक्यूल्स है और O2 का 1 मॉलिक्यूल्स बना। यानी अगर हम इसको लैंग्वेज में बोले तो हम ऐसे बोलेंगे कि PbNO3 के होल ट्वाइस का 2 मॉलिक्यूल्स जब डिकम्पोज होता है तो PbO का 2 मॉलिक्यूल्स, NO2 का 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहां तक का सवाल हुआ। ठीक है, अब जो है अब आते हैं, ये 3 गो MCQ यहां पर लगाया है CBSE, उसके बाद जो है अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला है कुछ कुछ। ठीक है, तो उस पर भी आते हैं। पहला सवाल यहां पर है, देखो, द डायग्राम बिलो शोज द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टैंक प्लेस। एक वाटर टैंक लगा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाया गया। तुम लोग को पता ही है ये कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, पानी उनी वाला सारा खेल है। एक एनोड है, एक कैथोड है, एक में हाइड्रोजन दिख रहा है, तुमको ऑक्सीजन दिख रहा है, सब दिख रहा है यहां सामने में। डायरेक्ट करंट सोर्स सब कुछ लिखा हुआ है, करंट से सप्लाई दिया जाए। सवाल नीचे में है, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस। इसके अंदर किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन लिखा है रुपेश। ठीक है, सबका ही डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि ये कौन सा डिकम्पोजिशन है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी से यहां पे तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार का होता है, खैर सबको पता है। बी नंबर सवाल इसमें आओ, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। पूछा नहीं है कि क्या है, नहीं, सीधा बता दिया कि इंडोथर्मिक है, तुम बताओ कि क्यों है। चलो, अगर किसी को आता हो तो माइक भी ऑन करके बता सकता है, बाकी टाइप भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। देखो, इंडोथर्मिक रिएक्शन, हाँ, हीट को दिया गया है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हाँ, हीट एब्जॉर्ब हुआ है, इसके अंदर एनर्जी को सप्लाई किया गया है, एनर्जी दिया गया है, हीट के रूप में नहीं दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिया गया है, लेकिन एनर्जी तो सप्लाई किया गया है। और इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसी को बोलते हैं जहां पे एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो टाइप ऑफ एनर्जी, हाँ ठीक है, एनर्जी ही तो है, हमको हीट से मतलब नहीं, एनर्जी से मतलब है। ठीक है, तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, तब जाके ये रिएक्शन होता है। बिल्कुल सही है। सी नंबर सवाल को देखो, सी नंबर में तुमसे बड़ा लंबा चौड़ा सवाल पूछा है, कुछ नहीं। द टेस्ट ट्यूब कंटेन हाइड्रोजन, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन है, इज रिमूव्ड केयरफुली, उसको केयरफुली रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द एपरेटस, एपरेटस से हटा दिया गया। ए लीट मैच स्टिक, एक मैच स्टिक को उसके पास ले जाया गया। इज बाउट नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लगा दिया गया माचिस जला के। द बर्निंग गैस विथ एक्सप्लोजिव पॉप साउंड, वहां से एक्सप्लोजिव पॉप साउंड प्रोड्यूस हुआ। सब कोई ऐसी कहानी बना दिया, कोई मतलब नहीं उसका। अब नीचे सवाल पूछा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड इंडिकेट वेदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज। इसका कोई मतलब नहीं, सिंपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो H2O होता है, सबको पता है, H2 और O2 में टूट जाता है। ठीक है, बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, जुट्टो कहानी ऊपर में बना दिया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो, केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि कुछ कुछ उल्टा सीधा चीज लिख देता है ताकि तुम देख के खौफ में आ जाओ। ठीक है, आना नहीं बस। चलो, अब सवाल हमारा अगला यहां पर आ गया है, 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक। हाँ, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना, और ध्यान से क्यों देखना, क्योंकि इसी टाइप का एक सिमिलर सवाल इस बार एक सैंपल पेपर में डाला हुआ। इस बार जो CBSE का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, एक सेकंड, सवाल को पहले हम पूरा ले आते हैं यहां पर, तब पूरा कहानी बताते हैं कि बात क्या है। ठीक है, तब तक सवाल पढ़ते भी जाओ और मेरा बात भी सुनते जाओ। CBSE का जो सैंपल पेपर है, इस बार सैंपल पेपर में CBSE इस तरह का एक सवाल डाला हुआ था। ठीक है, और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था CBSE के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम देखना सैंपल पेपर खोल के, तुमको एक सवाल ऐसा दिखेगा उसके अंदर, और यहां पर देखो कि उसी टाइप का एक सवाल इस केस बेस्ड में डाला। इसका मतलब CBSE इस वाले पेपर को पहले तैयार किया और सैंपल पेपर बाद में बनाया है। यानी CBSE कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पहले बना लिया है और सवाल को बाद में बनाया है। तो इसका मतलब सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 8 आइडेंटिकल आयरन ब्लॉक, 8 आयरन ब्लॉक है जो एक जैसा दिख रहा है। ठीक है, आयरन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड पर रखा हुआ है। 8 आयरन ब्लॉक को क्या कर दिया है, ग्राउंड पर रख दिया गया है। प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड इन 2 अरेंजमेंट, 2 तरह से रखा गया। एक अरेंजमेंट X तुमको दिख रहा है और दूसरा अरेंजमेंट Y दिख रहा है। ठीक है,
तो एक तरफ क्या कह सकते हैं, एक तरफ कह लो कि सोया हुआ है, एक तरफ कह लो खड़ा है, जैसे भी कह लो, जो समझ में आया तुमको वो कह लो, ठीक है। एक्स और वाई दो अरेंजमेंट तुमको दिख रहा है। द ब्लॉक अरेंजमेंट केप्ट मॉइस्ट एंड स्प्रिंकल वाटर फ्यू आवर्स, हर घंटा उसके ऊपर वाटर को जो है डाला जा रहा है, दोनों ब्लॉक के ऊपर वाटर को डाला जा रहा है। विच अरेंजमेंट इज लाइकली टू बी गैदर मोर रस्ट आफ्टर 10 डे, 10 दिन के बाद कौन वाला लोहा में सबसे ज्यादा जंग लगेगा? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करो। सबसे ज्यादा जंग किस वाले में लगेगा? कोई एक्स लिखा है, कुछ लोग वाई लिखा है, ठीक है। वाई भी लिखने वाला भी है और एक्स लिखने वाला भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जंग किस में लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे ज्यादा जो जंग है तुम्हारा ना, वो वाई वाले सरफेस में लगेगा, ठीक है। एक्स भी लिख रहा है, वाई भी लिख रहा है, सबसे ज्यादा जंग जो है वो वाई में लगेगा। लॉजिक तो बताना पड़ेगा ना भाई, वाई में लगेगा कि एक्स में लगेगा, जिसमें भी लगेगा क्यों लगेगा। तुम देखो, एक्स जिस अरेंजमेंट में रखा हुआ है उसमें बहुत कम ऐसा सरफेस है जो कि हवा के कांटेक्ट में है। ऐसे तो दोनों में हवा के कांटेक्ट में बहुत सरफेस है, लेकिन वाई वाला में छोटा सरफेस है, सॉरी सॉरी, एक्स वाला में, एक्स में बहुत बड़ा सरफेस जमीन से सटा हुआ है, तो हवा के कांटेक्ट में कम है। और वाई वाला जो तुम देखो, वाई एयर के कांटेक्ट में ज्यादा है। हाँ, वाई एयर के कांटेक्ट में ज्यादा है, सही बात है, वाई एयर के कांटेक्ट में ज्यादा है। यही कारण है कि वाई में जंग ज्यादा लगेगा, क्योंकि हवा के कांटेक्ट में ज्यादा है, तो वाई में जंग ज्यादा लगेगा। और एक्स जो है वो एयर के कांटेक्ट में कम है। एक्स का जो सरफेस, बहुत बड़ा सरफेस एक्स का ऐसा है जो हवा के कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वाई में बहुत कम सरफेस ऐसा है जो कि हवा के कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, मतलब हवा के कांटेक्ट में है। तो देख लो ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है। क्लियर है? वाई है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। वाई इसका आंसर होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अगर क्लियर है तो वाई लिख दो, हमको समझ में आना चाहिए एक बार फिर से। क्लियर है तो एक बार जल्दी से हाँ वाई लिख दो तो। हाँ चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है, सही है। हाँ चलो ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। ये हो गया। अब अगला सवाल तुम्हारा उसके नीचे डाला है, ये क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन दैट टेकन प्लेस, ठीक है। ये एक रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, डज नॉट रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, बताओ क्या है इसका हिसाब किताब, बताओ जल्दी से। State what need to be changed in equation above to represent the correct reaction between Fe and H2O। देखो, ये सवाल जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में दिया गया है, लेकिन ये सवाल जो तुम्हारा है ये मेटल एंड नॉन मेटल का है, ठीक है। थोड़ा सा सीबीएसई भी यहाँ पर जो है गच्चा खा गया है। मेटल नॉन मेटल का सवाल जो यहाँ पर डाल दिया, FeO2 होगा और H2 होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। Fe सब H2O सब सही है, एक दूसरा गलती किया है यहाँ पर, दूसरा गलती है ये मेटल और नॉन मेटल वाला गलती है। केमिकल रिएक्शन का सवाल है लेकिन मेटल नॉन मेटल। अब देखो, एग्जाम में तुम बैठेगा तो वहां तो चैप्टर वाइज सवाल नहीं ना आएगा भाई, कोई भी चैप्टर का सवाल आ सकता है। तो तुम केमिकल रिएक्शन से सोचेगा तो नहीं काम चलेगा। Fe लेस रिएक्टिव है नहीं, जो भी है, लेकिन एक चीज, इस रिएक्शन में क्या किया जाए यही तो पूछ रहा है। स्टेट व्हाट नीड टू बी चेंज इन इक्वेशन, इस इक्वेशन। हाँ रुपेश तुम सही जा रहा है, ठीक है। हाँ सर, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है क्या? नहीं 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 नहीं, क्यों सर? आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और यहां पर आयरन किसको लिक्विड के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है। H2O क्या है तुम्हारा? यहां पर लिक्विड है। ये तुम्हारा यहां पर एक है सर, वाटर के साथ नहीं कर सकता, जो भी है। तो यहां पर जो है, हाँ यहां पर जो इशू है वो लिक्विड वाला इशू है। यहां पर इसको स्टीम कर दिया जाएगा तो फिर रिएक्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तब फिर बहुत बढ़िया रिएक्शन करेगा H2 और O, ठीक है। तो ये चीज है यहां पर, चलो सही है, H2O गैस में होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो मेटल और मेटल से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो वहां से रिलेटेड है कि हाँ कुछ कुछ होता है जो ठंडा पानी से रिएक्ट करता है, कुछ गर्म पानी से रिएक्ट करता है, कुछ स्टीम से करता है, तो वो उस टाइप वाला सवाल यहां पर बन गया। चलो सही है। हाँ कोई दिक्कत हो करके बताना, तो कुछ नहीं बोलेगा तो हमको लगेगा कि क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। सर हाँ सर स्टीम में जैसे सर वाटर में 4H2O लिया है ना, तो स्टीम में क्या लेगा? कोई सुना है भाई, स्टीम में भी उतने लेना पड़ेगा। H2O होता है, वाटर में कहीं रहे वो H2O ही रहेगा। नहीं, इसमें सर 4 लिया है सर उसको बैलेंस करने के लिए, तो स्टीम में भी तो सेम होगा, तो कैसे पता चलेगा कि उसमें जी से लिखा हो रहेगा जिस तरह इसमें एल हाँ से हाँ लिक्विड है हाँ, तो? एल के जगह जी लिखा हुआ रहेगा वहां पर। वहां लिक्विड बगल में लिखा हो ना, स्टेट बताता है वो, ठीक है। वहां पर उसको गैस करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ये बड़ा अजीब है और हमारे लिए भी ये सवाल बहुत कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। तो 7 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पर हमको थोड़ा रिसर्च और करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ गड़बड़ क्या है, ठीक है। चलो, तो 7 को फिलहाल डिस्कस ना करते हुए हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। दिलीप वाज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो 8 नंबर सवाल देखो। विच क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन में बी प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, इस सवाल का जवाब किसी को ना आता होगा, हमको पता है। चलो हम बताते हैं, समझो सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, दिलीप वाज कंपेयरिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिलीप किसी का नाम है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कंपेयर कर रहा है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहा है क्या कॉम्बिनेशन में होता है, क्या डिकम्पोजिशन में होता है, क्या समानता है, क्या असमानता है, ये सब का हरकत कर रहा है बैठ के। हुआ क्या, विच क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, केमिकल सब्सटेंस का क्लास होता है। क्लास का मतलब समझो प्रकार। कोई भी तुम केमिकल सब्सटेंस लेगा तो तुम क्या लेगा? तुम प्योर एलिमेंट ले सकता है, तुम कंपाउंड ले सकता है, तुम मिक्सचर ले सकता है, और क्या ले सकता है? और कुछ नहीं ले सकता है। तीनों चीज तो मेनली है। तुम या तो प्योर लोहा ले लो या एलॉय ले लो, मिक्सचर ही हो गया। एलॉय तो मिक्सचर ही हो गया। मतलब तुम तीन ही चीज ले सकता है। या तो तुम प्योर मेटल लेके आओ, प्योर एलिमेंट लेके आओ, मतलब मेटल एलिमेंट, लोहा, सोना, चांदी, हवा, मतलब हवा में मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये लेके आओ, एलिमेंट प्योर लेके आओ। या तुम कंपाउंड ला सकता है कहीं से भी, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड से कुछ भी कंपाउंड लेके आएगा। और तीसरा केस होता है तुम एलॉय लेके आओ, स्टील लेके आ जाएगा। या लोहा और उसमें मिला दिया तुम, क्या बोलता है, कार्बन मिला दिया, निकेल मिला दिया, बोला कि सर ये भी है, तो वो भी चलो ठीक है। तीन ही चीज तुम ले सकता है, उसको हम क्लास ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। अब सवाल पढ़ो, विच क्लास ऑफ सब्सटेंस मे बी प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो किस क्लास का सब्सटेंस ऐसा होगा, कौन ऐसा सब्सटेंस होगा इस तीनों में से जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बनेगा तो जरूर, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड तुमको वो चीज दिख सकता है, लेकिन नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा तुमको। बताओ, क्लियर हो रहा है बात? कौन ऐसा चीज है जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सर नहीं समझ में आया क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है, चलो हम तुमको आंसर बताते हुए क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। हाँ, आंसर बताते हुए क्वेश्चन समझाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमको बताओ, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। अभी यहीं पर एक एग्जांपल में ऊपर में ही लिखा हुआ था कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं, ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। कोई और रिएक्शन था ना डिकम्पोजिशन का। हाँ, यही ले लो, चलो इसी को ले लो। ये भी ऐसे प्योर नहीं है, O2 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। खैर चलो, फिलहाल इसी को ले लो। देखो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, ये डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज हो रहा है तो क्या बना? लेड ऑक्साइड बना। क्या बना? लेड ऑक्साइड, PbO, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ, H2O2, हाँ वो भी सही है, ठीक है। H2O2 है, वो भी सही है, सही है, सही है। चलो देखो, इसी को देखो ना, यहीं से समझा देते हैं हम, ठीक है। रिलेट कर लेना, एक चीज थोड़ा सा हम डिस्प्लेस करेंगे, बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके प्रोडक्ट में तुमको तीन चीज दिख रहा है। इस तरफ वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी लेफ्ट साइड जो तुमको लिखा हुआ है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्टेंट है। और बाकी PbO, NO2 और O2, ये तीनों प्रोडक्ट है। ये सबको पता है। प्रोडक्ट में तुमको तीन चीज दिख रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन। तीन चीज तुमको दिख रहा है प्रोडक्ट में। अब तुम ध्यान से देखो, इस प्रोडक्ट में तुमको क्या दिख रहा है? PbO क्या है तुम्हारा? PbO कंपाउंड है। PbO क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि दो एलिमेंट मिला हुआ है, एक लेड है और एक ऑक्सीजन है। NO2 में आओ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो को मिला हुआ है, क्या है? ये भी कंपाउंड है। ऑक्सीजन भी O2 है, इसलिए फिलहाल तुम कह सकता है कि सर हाँ, दो को मिला हुआ है। लेकिन ये यहां पर कुछ सिंगल में भी O भी हो सकता था, एक अकेला भी कुछ हो सकता था, पॉसिबल है। तो वो क्या होता? एलिमेंट होता। ऐसे ऑक्सीजन O2 में अगर थोड़ा देर के लिए इसको O ही मान लो तो क्या हो जाएगा? ये एक एलिमेंट है। यानी कि अगर तुम किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिकम्पोज करेगा तो तुमको कंपाउंड तो मिल ही सकता है, एलिमेंट भी मिल सकता है, मिल सकता है। जैसे O2 मिल रहा है तो ये एलिमेंट ही है ना, दो ऑक्सीजन का एलिमेंट है, बाकी तो प्योर ही है ना, सिर्फ ऑक्सीजन है और तो कुछ है ना, तो एलिमेंट ही है। तो ये एलिमेंट तुमको मिल गया, ठीक है, और कंपाउंड भी मिल गया। और लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जब प्रोडक्ट होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जब प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी दो चीज को तुम मिला के तीसरा चीज बनाएगा, तो तीसरा चीज कभी एलिमेंट होगा, तो तय है कि कंपाउंड ही होगा। कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, दोनों को मिला के इधर जो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या है? कंपाउंड है। तो क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में
एलिमेंट तो तुमको मिलेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में एलिमेंट तुमको नहीं मिलेगा, हमेशा कंपाउंड ही मिलेगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रोडक्ट में एलिमेंट भी मिल सकता है, कंपाउंड भी मिल सकता है। अब बात क्लियर है या हमको और एक्सप्लेन करना होगा इसको? चलो क्लियर है तो वाई लिखो, और एक्सप्लेन करना है तो एन लिखो। चलो जल्दी से बताओ, कुछ बताओ, या वाई एन में जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, तब तो हम आगे बढ़े। चलो सही है। हाँ अब आते हैं हम आगे की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया क्या, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 तो बोले बाद में करेंगे, 8 नंबर तुम्हारा हो गया, 9 नंबर सवाल देखो। हाँ, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which cannot be classified as combination reaction, decomposition reaction, simple displacement और डबल डिस्प्लेसमेंट। बताओ एगो रिएक्शन बताओ जो ना ही कॉम्बिनेशन है, ना ही डिकम्पोजिशन है, ना ही डिस्प्लेसमेंट है, ना ही डबल डिस्प्लेसमेंट है। कुछ तो होगा, हाँ बहुत कुछ होगा साहिल, होगा तो जरूर। बताओ कोई रिएक्शन ऐसा याद आ रहा है एनसीईआरटी बुक से जो ना तो कॉम्बिनेशन है ना ही डिकम्पोजिशन है? प्रेसिपिटेशन का लगा, तुम प्रेसिपिटेशन में लगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना रे, वो प्रेसिपिटेशन भी तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं जाता, कैसे तुम कर देगा उसको? वो भी नहीं होगा। आया किसी को कुछ याद? जो ना ही कॉम्बिनेशन है ना ही डिकम्पोजिशन है, CuOH2 क्या बनता है इससे? CuO और H2 को मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है बता दो जल्दी से, तब हम माने कि क्या होता है इसका। CuO को H2 से रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है, कॉपर अलग हो जाता है और H2 बन जाता है। ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया ना एक तरह से, H2 प्लस CuO। हाँ देखो बहुत सारा कुछ है, ठीक है, तुम्हारे बुक में रेडॉक्स नहीं लिखेंगे, रेडॉक्स नहीं लिखेंगे, बहुत सारा कुछ है। जैसे मान लो कि तुमको हम बुक ही खोल के दिखाते हैं, रुको एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा बुक ही प्रेजेंट करते हैं। एक रिएक्शन नहीं, इस तरह बहुत रिएक्शन है जिसको तुम किसी भी पार्ट में क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। तुम ले लो ना, तुम छोड़ो क्या बोलते हैं, तुम वही रिएक्शन ले लो जो तुम्हारा है, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन उठा लो, तुम उसको क्या बोलेगा बताओ? फोटोसिंथेसिस वाला जो तुम्हारा रिएक्शन है वो किसी में क्लासिफाई होगा, तुम एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक में उसको क्लासिफाई भले कर दो, लेकिन बाकी तो किसी में क्लासिफाई नहीं होने वाला है, ठीक है, बाकी तुम उसको कहीं भी क्लासिफाई नहीं कर सकता है। सोडियम इथॉक्साइड कहाँ वहां लेके जा रहा है, तुम बताओ ना, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस वाला जो तुम्हारा रिएक्शन है बुक में जो दिया हुआ है, उसको तुम कौन सा रिएक्शन बोलेगा बताओ? तुम कहेगा कि सर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन हमको जो 4 क्राइटेरिया बोला, क्राइटेरिया बताया है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और कौन है वो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन, इस चारों में से तुम किसी भी एक क्राइटेरिया में उसको नहीं रख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हैंग कर गया ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, हाँ क्लियर है ये बात? चलो एनसीईआरटी खुलने में लगता है टाइम लगेगा। हाँ सोडियम इथॉक्साइड, हाँ चलो खुल तो गया है, पता नहीं कितना पेज खुला है, यहीं पर देखो तुमको दिखाते हैं कुछ रिएक्शन। हाँ ये इसी को देखो, तुम इसको क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा बताओ? C6H12O6 और CO2 ना, ये इसको ना तुम डिकम्पोजिशन बोल सकता है, ना डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है, ना डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता है, क्या बोलेगा बताओ? कॉम्बिनेशन में 2 गो मिलके एगो बनता है, नए बन रहा है, डिकम्पोजिशन में एगो टूट के 3-4 गो बनता है, नए हो रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वो भी नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट वो भी नहीं है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी नहीं हो रहा है। तो ग्लूकोज जो है ये तुम्हारा वैसा एग्जाम्पल हो जाएगा, ग्लूकोज का जो है टूटना, सॉरी ग्लूकोज बनना ने, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज का टूटना जो है तुम्हारा, ये सही एग्जाम्पल है कि फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा है ग्लूकोज बनना भी हो सकता है, टूटना भी हो सकता है, दोनों है। चलो ठीक है, क्लियर है ये बात, इस सब सवाल भी ध्यान में रखना, बता सब दे देगा एग्जाम में तो कंफ्यूजन करेगा, सब कंफ्यूजन पैदा करता है इस तरह का सवाल देके। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, फिर भी बताओ, ट्रिपल डिस्प्लेसमेंट। चलो 10 नंबर सवाल पढ़ो खुद से, लास्ट सवाल है इसलिए हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, तुम लोग अपना समय लगाओ इसको पढ़ने में, खुद से पढ़ो, खुद से समझो और आंसर बताओ ABC करके।
सिल्वर क्लोराइड, AgCl और एजी AgBr। AgCl और AgBr। 2 नंबर सवाल बताओ। अच्छा 2 नंबर वही पूछ रहा है, व्हाट कुड द मोस्ट लाइकली सब्सटेंस ऑन द टीना पेपर फाउंड। ठीक है वो हो गया। द सब्सटेंस चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो वही है, AgCl और AgBr को तोड़ना है, Ag और Br में टूट जाएगा। स्टेट वन एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सीन इन डेली लाइफ। बताओ डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, हाँ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये बुक में लिखा हुआ है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सर वो फोटो, हाँ फोटो जो होता है, जो तुम्हारा कभी कभी देखा होगा तुम लोग, कभी गया भी होगा वहां पर, एक्सरे किसी का हुआ, फ्रैक्चर कहीं किसी का हुआ हो अगर कभी, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ही उसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखो सब क्षितिज का नाम लिख रहा है, मैं मारता ना भी तुम लोग को। देखो होता क्या कि यहाँ पर अगर तुम मान लो कि एक ले लो तुम, जो तुम्हारा एक्सरे होता है, एक्सरे के ऊपर क्या किया जाता है, सिल्वर क्लोराइड को ही लगा दिया जाता है या सिल्वर ब्रोमाइड को, और उसके बाद वो जो पेपर होता है, जो एक्सरे वाला क्या पेपर, प्लास्टिक जो बोल लो, प्लास्टिक के जैसा होता है, ठीक है, उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड को लगा के धूप में रखा जाता है। कभी अगर एक्सरे लेगा ना जाके, कभी कोई लिया होगा तो उसको पता होगा, ठीक है, उसको टांग दिया जाता है बाहर में रिएक्शन करने के लिए, और वो रिएक्शन करने के बाद जो है वो धीरे 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 उसके ऊपर रंग आ जाता है, क्योंकि वो सिल्वर ब्रोमाइड में टूट जाता है। हाँ पानी के डब्बा में रख सकता है, हाँ रखता है, उसके बाद फिर उसको धूप में लाके रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले होता था, अब नहीं होता है, नेगेटिव फोटो मिलता था, उसको फिर पॉजिटिव बनवाना पड़ता था जाके बाजार में, ठीक है। तो सब एक दौर था अलग, अब तो डिजिटल आ गया सब कुछ, ठीक है। तो उस समय इस तरह से इस्तेमाल करके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था जिस पर हम लोग डिस्कस किए आज। कल कोई दूसरा चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल बस इतना ही, इसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना है, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट।